गाइस, तो आज आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदा इन ईजी वे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शल्य विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिशर इन एनो, जिसका आयुर्वेद में कोरिलेशन किया जाता है अर्श से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्श का भी अध्ययन करेंगे। सो देखते हैं कि एनल फिशर होता क्या है ना। तो एनल फिशर क्या होता है कि आपकी जो एनल म्यूकोसा है उसमें एक अल्सर बन गया है और कुछ भी नहीं है ना। जो अल्सर होता है वो कहाँ पे है? आपके एनल म्यूकोसा में है, उसी को हमने बोल दिया एनल फिशर या फिशर इन एनो। तो एन अल्सर इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, मतलब देखिए जो जीआईटी है वो कैसे है, ऐसे है। तो एक तो इधर ये हो गया आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो जो अल्सर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। तो एन अल्सर इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द लोअर एनल कैनाल 90% जो होता है वो कॉमनली अकर होता है मिड लाइन पोस्टीरियरली में, है ना। मतलब मिड में होता है और कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर साइड में होता है, पीछे की तरफ होता है। ये मेल में होता है, जबकि एंटीरियरली होता है कॉमनली इन फीमेल। लेकिन फीमेल में भी कहाँ पे? केवल 60% फीमेल में जो होता है वो एंटीरियरली होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फीमेल होती हैं उसमें आगे की तरफ क्या होता है? आपका यूटरस होता है। तो इसलिए जो आगे की तरफ उनके जो एनस होता है उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है पेल्विक फ्लोर का, इसलिए उनको ऐसा होता है कि एंटीरियरली उनके में पोस्टीरियरली से ज़्यादा पाया जाता है। जबकि जो मेल होते हैं उसमें पीछे की तरफ रेक्टम का ऐसे है, ऐसे की जा रहा है एक्सिस, और पीछे की ही तरफ आपका सैक्रम है। तो जो आपकी पॉटी है वो भी कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो वो ऐसे यहाँ पे क्या करेगी? अगर वो क्या है, हार्ड है, तो जो एनल म्यूकोसा है, आपकी एनल म्यूकोसा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ऑब्वियस सी बात है, अंदर की जो एनल म्यूकोसा है वो सॉफ्ट तो रहेगी ही। तो वो इस पर क्या करेगी? अगर बार 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 इस पर प्रहार करेगी वो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? घाव बनेगा। और घाव बनेगा तो फिर वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्सर में, है ना। और ये एंड होता है एबव एट डेंटेट लाइन, मतलब जो अल्सर है उसका ऊपरी भाग डेंटेट लाइन के पास में होता है ना। और ये मोर कॉमन होता है फीमेल में, ऐसा देखा गया है। पता नहीं क्यों देखा गया है। इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या है कि कॉन्ट्रैक्चर ऑफ रेक्टम एंड सैक्रम, है ना। जो ऐसे, जो इसका कॉन्ट्रैक्चर है ऐसे और ऐसे, इसकी वजह से ये तो मान लो आपका मार्फोलॉजिकल फैक्टर हो गया, है ना। दूसरा और क्या है इटियोलॉजिकल फैक्टर में? देखिए हार्ड स्टूल, डायरिया, है ना। डायरिया में क्या है कि बहुत तेज़ी से, अब देखिए जो पानी का अगर फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, आप पाइप ले लीजिए और उसमें पानी का स्पीड एकदम बढ़ा के मिट्टी पे आप डालिए, तो वो मिट्टी को क्या कर देता है? एकदम खोद देता है ना। तो वही चीज़ वो बोल रहा है कि डायरिया। या फिर इंक्रीज्ड इंस्फिंक्टर टोन, इंस्फिंक्टर का टोन ही बढ़ा हुआ है, तो जो स्टूल है वो इजिली पास ही नहीं हो पा रहा है, तो भी होगा। लोकल इस्चीमिया है या फिर एसटीडी है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, मतलब किसी वजह से वहाँ पे ट्रॉमा हो गया, पहले से ही ट्रॉमा है और फिर वहाँ पे वो स्टूल जा रहा है। अदर काजेज में हिमोरोडेक्टॉमी है, मतलब हिमोरॉइड्स को काट के निकाला गया तो वहाँ पे पहले से ही घाव है, फिर वहाँ पे वो जो स्टूल है वो जाएगा, फिर वो इन्फेक्शन होगा, फिर वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। क्रोन्स डिजीज़ है ना, उसमें तो अल्सर बनते ही हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें पहले से ही अल्सर बनते हैं। ठीक है। ट्यूबरकुलर अल्सर, ट्रॉमा बाय फीटल हेड ड्यूरिंग बर्थ, अब ये तो ड्यूरिंग मतलब बर्थ ही होगा फीमेल में। ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? तो दो होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। अब देखिए एक्यूट का मतलब वही है कि तुरंत तुरंत का हुआ है, क्रोनिक का मतलब है कि बहुत ही पुराना है। तो एक्यूट क्या है कि डीप टीयर इन द लोअर एनल स्किन विथ सीवियर स्फिंक्टर स्पाज्म विदाउट इडिमा या इन्फ्लामेशन। इडिमा और इन्फ्लामेशन नहीं है और डीप टीयर है ना। तो एक्यूट वाले में जो होता है उसमें सीवियर पेन होता है और इसमें कॉन्स्टिपेशन की आपको बंदा हिस्ट्री देगा, है ना। और इसमें जब आप हिस्ट्री लोगे तो वो बोलेगा कि मतलब अभी अभी तुरंत तुरंत हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिन की आपको हिस्ट्री देगा। जबकि क्रोनिक में क्या है कि इट हैज़, अब इसमें इन्फ्लामेशन या एडिमा नहीं है क्योंकि उसको तुरंत तुरंत की चोट लगी हुई है ना, तुरंत तुरंत एडिमा या इन्फ्लामेशन आपको
नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब समझ लो आपकी स्किन कहीं की कट गई है। ठीक है, जैसे आपको अभी अभी यहाँ पे हाथ में कहीं चोट लगी, तो जब यहाँ पे कहीं चोट लगी तो यहाँ की स्किन ऐसे कट गई, तो तुरंत आपको इन्फ्लामेशन, तुरंत एडिमा नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे चोट तो लगी है तो आपको पेन तो होगा। तो सेम वही एनल कैनाल में कि अब वो पॉटी करने जाएगा तो यहाँ पे उसको पेन तो होगा, जब यहाँ से पॉटी ऐसे निकल के उसको छूते हुए जाएगी तो वो बोलेगा कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है। लेकिन जब आप वहाँ पे उस साइड पे उसको एडिमा या इन्फ्लामेशन नहीं मिलेगा, है ना। फिर क्रोनिक में क्या होगा कि अब वो हुआ क्यों, तो वो उसका क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उस कॉन्स्टिपेशन ने वहाँ पे उसको वो चोट दिया है ना। और क्रोनिक में क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इंड्यूरेटेड मार्जिन विथ स्कार टिश्यू। अब सी बात है, अब जब यहाँ पे आपको चोट लगी 4 दिन बाद यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस भी तो होगी, यहाँ पे स्कार भी तो आपको बना हुआ मिलेगा, तो वही चीज़ क्रोनिक में ही वहाँ पे मिलेगी। मतलब जो नॉर्मल स्किन में आपको बाहर दिख रही है वही वहाँ एनल कैनाल में दिख रही है, सेम। ये लेस पेन फील होगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो सेंटिनल पाइल होगा, है ना। ये क्या होता है कि अल्सर एट इट्स इंफीरियर मार्जिन पे उसकी क्या होता है कि स्किन टैग होता है, जो कि एडिमस होता है, एडिमेटस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि इसको गार्ड लाइक काम करता है। एक्चुअली में सेंटिनल का मतलब ही होता है गार्ड, है ना। फिर हाइपरट्रॉफिफाइड एनल पैपिला, है ना, मतलब वहाँ की जो सेल्स है उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाइपरट्रॉफिफाइड का मतलब ये होता है कि वहाँ के सेल्स का नंबर बढ़ गया है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रॉफी होता है। हाइपरप्लेजिया मतलब कि साइज में बढ़ गई हैं सेल, और हाइपरट्रॉफी मतलब नंबर में बढ़ गई हैं, है ना। ये प्रॉक्सिमली होती है। प्रॉक्सिमली मतलब देखिए, जो अल्सर है इसका एक तो प्रॉक्सिमल एंड होगा, एक इंफीरियर एंड होगा, तो ये कहाँ पे होती है, प्रॉक्सिमली होती हैं। अब इनमें होता क्या है, तो इट काजेज रिपीटेड इन्फेक्शन, इनमें रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, फाइब्रोसिस होगा, एब्सेस होगा, और ये लास्ट में फिस्टुला फॉर्मेशन करेंगे अगर आपने इनको नहीं हटाया तो। फिर मल्टीपल फीजर किस में मिलते हैं ये बता रहे हैं ये, कि आईबीडी में मिलेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में मिलेंगे, होमोसेक्सुअल्स में मिलेंगे। ऑब्वियस बात है, उनमें बार बार वो मतलब ऐसे कर रहे हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे चोट लग रही है, एनल म्यूकोसा में। वेनरियल डिजीज में मिलेंगे, है ना। तो देखो ये है कि ये ऊपर की तरफ जो है हाइपरट्रॉफिफाइड पैपिला है ना, प्रॉक्सिमल एंड पे, क्योंकि यहाँ पे बता रहे थे कि प्रॉक्सिमली ये डेंटेड लाइन पे क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। और ये देखो ये इसका वो है एज है, तो एज पे क्या है, यहाँ पे स्कार बना हुआ है इसका, और ये सेंटिनल टैग है। तो ये आपका हो गया क्रोनिक फीजर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर। तो देखो एक्यूट में क्या होगा कि एक्यूट में बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, तो वो पेन कैसा होता है, शार्प कटिंग टियरिंग पेन होता है, स्टार्ट विथ एक्ट ऑफ डेफिकेशन। अब जैसे ही डेफिकेशन करोगे तो उस घाव पे क्या होगा, पॉटी जैसे ही गुजरेगी, है ना, मतलब स्टूल, तो उसके बाद उसको पेन होगा, और वो कंटिन्यू रहेगा एज अ बर्निंग गॉनिंग डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग 3 to 4 आवर आफ्टर डेफिकेशन, क्योंकि वो एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर उसके बाद रहेगा थोड़ी देर तक। जबकि क्रोनिक होता है वो लेस पेनफुल होता है, और उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो प्रेजेंट होती है एज अ ब्राइट स्ट्रेनिंग ऑफ ब्लड एलोंग विथ स्टूल। देखिए जो हिमोरॉइड होता है उसमें आपको पूछना होता है कि आपको ब्लीडिंग होती है, तो बंदा बोलेगा हाँ, तो बोलना पड़ेगा कि कैसे होता है, बूंद बूंद करके होता है या फिर आपके स्टूल से लग के आता है, तो वो बोलेगा नहीं बूंद बूंद करके होता है, अच्छा पेन होता है, नहीं होता है। जबकि जो फिशर वाला बंदा बोलेगा कि जो ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, और जो ब्लीडिंग होती है वो आपके स्टूल से लग के आती है। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि उसको हिमोरॉइड है या फिर फिशर है। ठीक है, डिस्चार्ज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की उसकी हिस्ट्री रहेगी, क्रोनिक की, एक्यूट वाले की भी रहेगी, है ना। फिर उसके बाद पीआर एग्जामिनेशन या प्रोक्टोस्कोपी। इन एक्यूट जनरल एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो आप उसको नॉर्मली नहीं, मतलब वहाँ पे छूते ही वो इतनी तेज से चिल्लाएगा आप नहीं कर पाओगे, तो आपको देना ही पड़ेगा। क्रोनिक फिशर में क्या है कि जो अल्सर होता है वो फिल्ट होता है विथ बटन लाइक डिप्रेशन, इंड्यूरेशन जो वो स्कार है ना, विथ ऑफन सेंटिनल पाइल। तो सेंटिनल पाइल भी दिखेगा, जो हमने सारे स्ट्रक्चर देखे थे। डीडी आप किससे करोगे, तो देखो आईबीडी से करोगे, कार्सिनोमा ऑफ एनल कैनाल से करोगे, वेनरियल डिजीज, एनल कैंकर, ट्यूबरकुलर अल्सर, प्रोक्टेल्जिया, फ्यूजेक से करोगे। अगर बहुत सारे मिलते हैं देन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उसकी तरफ भी, मतलब एक से ज़्यादा अल्सर मिल रहे हैं तो।
है ना। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या हो सकते हैं, एब्सेस हो सकता है, अगर आपने उसको नहीं ट्रीट किया तो अल्सर से एब्सेस में बदल सकता है, और फिर एब्सेस से वो फिस्टुला में बदलेगा, या इनलार्ज पैपिला भी हो सकता है, एनल कॉन्ट्रैक्चर भी बना सकता है। क्योंकि अब जब ये अल्सर है ये हील करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो स्कार बनाएगा, तो जब वो स्कार बनाएगा तो जो एनस की आपकी जो वो है वॉल है वो छोटी होगी, तो जब वो छोटी होगी तो एनल कंट्रक्चर बनाएगी। अब मैनेजमेंट क्या करोगे, तो पैलिएटिव करोगे, पहले जनरल मेजर क्या करोगे। अब देखो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है तो उसको बोलोगे कि पानी ज़्यादा पियो, फाइबर रिच डाइट करो, बल्क फार्मिंग एजेंट लो, स्टूल सॉफ्टनर दोगे, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स दोगे उसको, सीड्स बात कराओगे, स्ट्रेनिंग उसको बोलोगे नहीं करना, स्ट्रेनिंग करेगा फिर उसको वही चीज़ करेगा, एंटीबायोटिक्स दे सकते हो ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, एनाल्जेसिक दोगे पेन ना हो, एंटी इन्फ्लामेटरी दोगे क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी। इन सब चीज़ों से आराम हो गया तो ठीक है, वरना सर्जिकल में क्या करोगे, लॉर्ड्स डायलेशन करोगे। ये डन होता है एक्यूट फीसर में, ठीक है। दूसरा क्या है, फिशरेक्टॉमी, मतलब फीसर को ही काट के निकाल दिया। लॉर्ड्स डायलेशन में क्या करते हैं, 8 फिंगर डायलेशन करते हैं, 8 फिंगर अंडर जनरल एनेस्थीसिया करते हैं, उसमें डाल करके उसको डायलेट करते हैं एनल कैनाल को, ठीक है। फिशरेक्टॉमी में क्या करते हैं, क्रोनिक फिशर में क्या हो जाता है, इसमें क्या है कि अब उसको जनरल एनेस्थीसिया में लेथोटॉमी पोजीशन में वो करोगे, फिर उसके बाद एक वी शेप इंसीजन दोगे, ठीक है। वी शेप इंसीजन देके ये पूरा तुमने निकाल दिया, निकालने के बाद यहाँ पे एक सूचर दे दिया, ठीक है। बस ये करते हैं हम लोग फिशरेक्टॉमी में, नाम से ही पता चल रहा है कि फिशर को काट के निकाल दिया। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारी इसके नोट्स डालती हूँ। थैंक यू सो मच।